नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज बीएसडीसी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी गद्य का इतिहास, विकास और विविध विधाओं के आज हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम का खंड 1 आज हम करेंगे हिंदी गद्य का विकास और विविध विधान। विकास गद्य का पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम भाषा और साहित्य के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी, बालपन से लेकर वृद्धावस्था तक वो अपने लिए एक संगति खोजता रहता है, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है और इसीलिए भाषा का निर्माण होता है और इसी से साहित्य का भी सृजन होता है, जिससे वो अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके, उनके भावों और विचारों को समझ सके। अर्थात अभिव्यक्ति इसकी मूल आवश्यकता है। यही साहित्य के सृजन में भी कार्य करता है। साहित्य के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं: गद्य, पद्य और चंपू। चंपू अर्थात जिसके गद्य और पद्य दोनों का ही मिश्रण होता है। पद्य जिसमें कि छंदबद्ध होता है, कभी कभी छंद मुक्त होता है। छंद मुक्त है या छंदबद्ध, लय इसमें अवश्य होती है, गेता होती है कई बार, लेकिन गद्य में लय या गेता नहीं होती है। जो गद्य की भाषा होती है वो पूरी तरह से व्याकरण के अनुरूप होती है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा का वो रूप जो इसकी व्याकरणिक संरचना के सर्वाधिक नजदीक होता है, वो गद्य है। आधुनिक काल से पहले का हम अगर इतिहास देखते हैं भाषा का, साहित्य का, तो हमें लगता है कि यहाँ पे पद्य की ही हमेशा प्रधानता रही है, गद्य अपेक्षाकृत कम है। क्योंकि जो गेयता थी, छंदबद्धता थी या लयात्मकता थी, इस कारण उसे याद रखना आसान होता था। मुद्रण की सुविधा नहीं थी, श्रुति परंपरा से ज्ञान और साहित्य के कोश को संचित करना था, तो कंठस्थ करने पर बल होता था और इसके लिए पद्य भाषा अर्थात काव्य की भाषा सहायक होती थी। ऐसा नहीं है कि गद्य रचना नहीं होती थी। संस्कृत साहित्य की अगर हम दृष्टि बनाते हैं तो बाणभट्ट की कादम्बरी, पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास आदि के नाटक, ये सभी गद्य रचनाएं हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें प्रधानता दिखेगी तो काव्य की ही दिखेगी। हाँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज बीएचडीसी 134 की कक्षा में हम पाठ्यक्रम का जो पहला खंड है उस पर चर्चा करेंगे, हिंदी गद्य का विकास और उसकी विविध विधाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक या यूं कहें कि अंत तक वो अपने लिए एक संगति खोजता रहता है और अपनी इसी अभिव्यक्ति के लिए, इसी संगति के लिए भाषा का और उसके बाद साहित्य का सृजन करता है, जिससे वो अपने आप को दूसरों के प्रति अभिव्यक्त कर सके, अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सके, उनकी बातों को समझ सके। इसीलिए भाषा का भी सृजन होता है और उससे आगे बढ़कर इसीलिए साहित्य का भी सृजन होता है। साहित्य की समानता हमें 3 रूप दिखाई देते हैं: गद्य, पद्य और चंपू। चंपू अर्थात गद्य और पद्य का मिश्रण। पद्य जिसमें एक लय है, एक गेयता होती है। पद्य छंदबद्ध भी होता है और छंद मुक्त भी, लेकिन कैसा भी पद्य हो उसमें एक प्रकार की लय अवश्य होती है। जबकि गद्य की जो भाषा है वो व्याकरण के अनुरूप होती है, लयात्मकता से पूर्णतः मुक्त होती है। अगर सामान्य शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा का वो रूप जो उसकी व्याकरणिक संरचना के सर्वाधिक नजदीक होता है, वो गद्य कहलाता है। आधुनिक काल से पहले के साहित्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसमें पद्य की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि गेयता और छंदबद्धता या फिर लय के कारण उसे याद रखना आसान था। मुद्रण की सुविधा नहीं थी, श्रुति परंपरा से ज्ञान और साहित्य के कोश को संचित रखने पर बल होता था, या ये उसकी जरूरत थी, इसलिए कंठस्थ करने पर बल था। और ज्ञान और साहित्य को आगे बढ़ाने में, कंठस्थ करने में काव्य की भाषा सहायक थी। ऐसा नहीं है कि गद्य रचना नहीं होती थी। संस्कृत साहित्य में अगर हम दृष्टि डालते हैं तो बाणभट्ट की कादम्बरी, पंडित विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, कालिदास आदि के नाटक, ये सब गद्य रचनाएं ही हैं। लेकिन फिर भी प्रधानता काव्य की ही थी। और ये स्थिति केवल भारत की नहीं थी। जब तक मुद्रण यंत्रों का आविष्कार या यूं कहें कि बड़े पैमाने पर उनका प्रयोग आरंभ नहीं हुआ था, तो संपूर्ण विश्व साहित्य में गद्य की रचनाएं कम थी। जैसे जैसे अ, मुद्रण यंत्रों का विकास आगे बढ़ता गया है, जैसे जैसे उनका प्रयोग बढ़ता गया है, वैसे वैसे जो
पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बढ़ा है और उनके साथ साथ गद्य का विकास भी आगे बढ़ता गया है। भारत में भी यही स्थिति रही। अंग्रेजों के आगमन के बाद मुद्रण की आधुनिक प्रणाली का आरंभ होता है। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं का बहुत तेजी के साथ विकास होता है और इसीलिए गद्य का विकास भी तेजी से होता है। इसके पहले यानी आधुनिक काल से पहले भारत के साहित्य की भाषा हिंदी में मुख्यतः ब्रज भाषा थी। तो हिंदी गद्य की जो विकास परंपरा है उसमें भी हमें ब्रज भाषा का स्थान पहले दिखाई देता है। दरअसल जब कोई भी विचारक अपने विचार या मत को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो उसे जन साधारण की भाषा में प्रयोग करना चाहता है। जन साधारण गद्य में अपनी बातचीत करता है। तो इसलिए आरंभिक गद्य का जो रूप हमें ब्रज भाषा में भी मिलता है वो भी इसी उद्देश्य से लिखा गया था। काव्य की टीकाएं की गई तो वो भी इसीलिए गद्य भाषा में लिखी गई जिससे वो जन साधारण तक पहुंच सके। ब्रजभाषा गद्य की जो प्रामाणिक रचना हमें मिलती है वो है 17वीं सदी के उत्तरार्ध में 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, अष्टायाम, ये इसके प्रामाणिक रूप हमें मिलते हैं। लेकिन कोई विकसित परंपरा नहीं मिलती। ये छिटपुट रचनाएं अलग अलग समय में सामने आती रहती हैं। खड़ी बोली गद्य की अगर हम बात करते हैं तो हमें 14वीं सदी में दिखाई देता है कि दिल्ली, मेरठ और उसके आसपास खड़ी बोली थी। धीरे धीरे फारसी से मिश्रित होती गई और उसका रूप बदलते बदलते उर्दू का हो गया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आरंभिक लेखकों में आते हैं। इसके बाद खड़ी बोली का विकास जो होता है वो दक्षिण में होता है, जिसे हम दक्षिणी हिंदी कहते हैं। 14वीं से 18वीं शताब्दी तक दक्षिणी हिंदी में विकास होता है और हमें ख्वाजा बंदे नवाज, येसु दराज, शाह मिराजी, बुरहानुद्दीन जानम, मुल्ला वजही, ये सभी दक्षिणी हिंदी के रचनाकार मिलते हैं जिन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य भी लिखा है। मुल्ला वजही की रचना है सबरस। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है दक्षिणी हिंदी गद्य की। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य का प्रामाणिक रूप हमें सबसे पहले मिलता है बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे गंग। उनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके बाद धीरे धीरे खड़ी बोली जो है वो संपर्क भाषा के रूप में काम करने लगी, उसका क्षेत्र विकसित होता गया। 1741 तक हम पहुंचते हैं और हमें मिलते हैं पटियाला दरबार में राम प्रसाद निरंजनी जी। उनकी रचना आती है भाषा योग वशिष्ठ। इसके पश्चात 19वीं शती के उत्तरार्ध से खड़ी बोली की गद्य रचनाएं एक परंपरा के रूप में, विकसित रूप में हमारे सामने प्रमुख रूप से आती हैं। अर्थात इस तरह से कह सकते हैं हम कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद खड़ी बोली गद्य का विकास बहुत तेजी के साथ होता है। क्यों? अगर इसके कारणों की पड़ताल करें तो सबसे पहले जो बात हमारे सामने आती है वो है ईसाई मिशनरियां। उन्होंने अपने धर्म को जनता की भाषा में प्रचार करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने छोटी-छोटी अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें, बाइबल के अनुवाद, ये खड़ी बोली हिंदी में किए। मुद्रण यंत्रों का प्रयोग आरंभ हो चुका था, तो तेजी से इस काम में आगे बढ़े। इसी के साथ-साथ जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी, तो उसने मुद्रण, यातायात, संचार के साधन, इसका बहुत तेजी के साथ विकास किया। डाकतार विभाग, रेलवे का प्रयोग करना, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया और इसके माध्यम से जनजीवन में तो परिवर्तन आया ही, साहित्य में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बड़े पैमाने पर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा, समाचार पत्र छपने लगे। संचार के साधन के साथ साथ जब यातायात के साधनों का विकास हुआ तो ये जो पत्र पत्रिकाएं थी वो बहुत तेजी के साथ अन्य जगहों पे पहुंचने लगी। इसी के कारण जब प्रकाशन बढ़ा तो साहित्य की मांग बढ़ी, लेखकों को भी प्रोत्साहन मिला और उस समय की जरूरत भी थी कि गद्य लेखन का विकास किया जाए जिससे जनता तक हम सीधे अपनी बात पहुंचा सकें। तो गद्य लेखन का तेजी के साथ विकास हुआ। दूसरा जो एक और प्रमुख कारण इसके बाद दिखा है वो है शिक्षा का विस्तार। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आरंभ हो गई, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की जानकारी भारतीयों को हुई। अपनी परंपरा को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को एक नए नजरिए से देखने का अवसर भी मिला। इसके साथ ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ये हिंदी के विकास में एक बड़ा कारण है। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित होता है 1800 में। 1803 में उसमें भाषा विभाग का आरंभ हुआ और इसके बाद एक-एक करके बहुत सारे इसके विकास पे हम बाद में भी चर्चा करेंगे, किस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी गद्य के विकास में या हिंदी के विकास में योगदान दिया है। इसके साथ ही 1817 में ही
कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। आगरा कॉलेज की स्थापना 1823 में हो गई। 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हो गई। यानी जो शिक्षा का विस्तार होता गया, उसके साथ-साथ इन सभी जगह हिंदी भाषा में शिक्षण आरंभ हुआ, तो उसके लिए बहुत सारी पुस्तकों की आवश्यकता हुई और हिंदी गद्य का विकास शुरू हुआ। एक और कारण जो सामने आता है, वो है समाज सुधार आंदोलन। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से संपर्क में आने के बाद अपनी सभ्यता और संस्कृति को देखते हुए उसमें सुधार के आंदोलन बहुत तेज हुए। ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, इसके साथ विवेकानंद जी का आगमन, अलग-अलग प्रकार से समाज में सुधार लाने की कोशिश हुई। इसके लिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सबने पत्रकारिता का सहारा लिया और इसके अलावा गद्य में अपनी रचनाएं की, जैसे सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती जी ने अपनी रचना हिंदी गद्य में ही की। सदाराम फिल्लौरी जी का नाम आता है, जिन्होंने जो पंजाब से थे, जिन्होंने हिंदी में अपनी बात की, अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें उन्होंने हिंदी भाषा में प्रकाशित करवाई। सभी ने पत्र निकलवाए, समाचार पत्रों का, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। तो समाज सुधार आंदोलन ने भी गद्य के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। हम बार बार बात कर रहे हैं पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की, तो ये प्रकाशन के साथ ही गद्य का विकास तो होना ही था। हिंदी में पहला पत्र, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, उदंत मार्तंड है, जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने कलकत्ता से निकाला था 1826 में। इसके बाद और भी बहुत सारे पत्र हिंदी में आए। हिंदी के पाठक पहले कम थे, धीरे धीरे बढ़ते गए। इसके पश्चात बंगदूत का प्रकाशन, प्रजामित्र, फिर बनारस से जो हिंदी क्षेत्र का पहला पत्र कहा जाता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार निकाला और फिर धीरे धीरे लगभग हर एक राजनेता ने, हर एक दल ने और सभी प्रमुख साहित्यकारों ने हिंदी में पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इसके माध्यम से भी गद्य का विकास बहुत तेजी से हुआ। हम बात करते हैं अब आरंभिक गद्य लेखन की। बात की थी हमने फोर्ट विलियम कॉलेज की। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित होता है। 1803 में इसमें भाषा विभाग बनता है और जॉन गिलक्राइस्ट का नाम आता है। इन्होंने भाषा को पढ़ाने के लिए और उसकी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी। ये जो 4 नाम है आरंभिक गद्य लेखन के, ये मील के पत्थर हैं जिन्होंने गद्य की शुरुआत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसमें नाम आता है श्री लल्लू लाल जी, इन्होंने लिखी प्रेम सागर। पंडित सदल मिश्र जी, इनका है नासिकेत उपाख्यान। सदा सुख लाल जी, इनकी रचना सुख सागर। और मुंशी इंशा अल्लाह खान, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। ये चारों जो लेखक हैं और इनकी ये चारों रचनाएं अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग भाषा मिजाज की हैं। यानी है तो खड़ी बोली हिंदी की, लेकिन उनका भाषा का जो चरित्र है वो अलग है। किसी में उर्दू फारसी मिश्रित है, किसी में संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, किसी व्याकरण की अशुद्धियां में निश्चित रूप से अगर आज के रूप में हम देखते हैं तो मिलेंगी, लेकिन ये भाषा का आरंभिक रूप है और यहाँ से हिंदी गद्य को एक विकास की दिशा मिलती है। इस पर काम आरंभ हो जाता है। इसके बाद हमें 2 और नाम मिलते हैं आगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इन दोनों लोगों ने हिंदी का जो रूप है उसको स्थिर करने में योगदान दिया। शिव प्रसाद सितारे हिंद भाषा विभाग में ही थे, इंस्पेक्टर के पद पर थे। तो इन्होंने जो भाषा लिखी वो उर्दू मिश्रित भाषा है। राजा भोज का सपना इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो पहली कहानियों की भी दावेदार है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसके लिए बहुत सारी कहानियों को दावेदारी दी जाती है, तो उसमें राजा भोज का सपना भी है। इसी तरह शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही बनारस अखबार निकाला था, जो कोई भी हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला पहला अखबार था। इसके अलावा राजा लक्ष्मण सिंह का नाम आता है, जिन्होंने उनका जो भाषा संबंधी दृष्टिकोण है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से अलग है। इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ हिंदी है। ये हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषा मानते थे, तो इसलिए वो इसके पक्षपाती थे कि हिंदी में संस्कृत के शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए, उर्दू को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया। इन्होंने भी पत्र का प्रकाशन किया। प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र इन्होंने निकाला था और इन्होंने वो जो भाषा का रूप दिया, संस्कृत निष्ठ हिंदी को जो आगे बढ़ाया, वही आगे चलकर जब हम वर्तमान में देखते हैं तो उसको खड़ी बोली हिंदी का एक प्रमाणिक रूप माना गया। इसके बाद जो एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, भाषा बन गई, भाषा में रचना शुरू हो गई, यानी खड़ी बोली हिंदी में। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की अभी भी जरूरत थी जो भाषा को पूरी तरह से व्यवस्थित और परिमार्जित कर सके।
तो अब यहाँ पर नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदी साहित्य के योगदान में आधुनिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र एक धनी परिवार में जन्म लेते हैं। उनके जो पिता हैं वो भी साहित्य के प्रेमी थे। जो पहला नाटक हिंदी का कौन-सा है, तो इसमें उनके पिता गोपाल चंद्र जी का जो नाटक है नहुषवध, उसको भी कई लोग हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। वो साहित्य प्रेमी थे, रचनाकार थे। फिर ये संस्कार उनको अपने परिवार से ही मिले थे। कम समय मिला भारतेंदु को, लगभग 35 वर्ष का जीवन है केवल उनका, लेकिन उसमें उन्होंने जितना काम किया है, वो सराहनीय है। उनके युग को इसीलिए भारतेंदु युग कहा जाता है। तो भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का विकास बहुत तेजी के साथ होता है। लगभग जितनी मुख्य विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, समीक्षा, इसके अलावा आत्मकथा, ये सभी विधाएं भारतेंदु युग में आरंभ हो जाती हैं एक साथ। स्वयं भारतेंदु ने पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। उन्होंने कवि वचन सुधा निकाली, हरिश्चंद्र मैगजीन जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के रूप में परिणित हुई, उसका संपादन भी किया। और इसमें उन्होंने गद्य के लेख, निबंध, इन सबको तो स्थान दिया ही, और जो भारतीय जनता तक अपनी बात पहुंचानी थी, जनमानस को तैयार करना था, जो उसको राष्ट्रीय चेतना उसमें जगानी थी, उसमें इन पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार स्वदेशी की बात कहना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जो गांधी ने जिसको आगे बढ़ाया, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा में ही लिखा है। जब उन्होंने सीधे ही कहा था कि देशवासियों ऐसा कुछ प्रयास करो कि हमारा देश विदेश ना जाने पाए, हमारा कोई भी धन। या वो कह रहे थे कि चलो आज से हम लोग कसम खाते हैं कि हम कभी भी विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, हम स्वदेशी वस्त्र ही पहनेंगे। ये लेख उनकी कवि वचन सुधा के अग्र लेखों में आते हैं। तो गद्य के विकास को बहुत सहायता मिलती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि लगभग सभी विधा इसमें आगे आती है, और भारतेंदु ने खुद ही नहीं लिखा है, उन्होंने एक भारतेंदु मंडल की स्थापना की, यानी स्वयं तो लिखा ही, दूसरों को भी प्रेरित किया है लिखने के लिए, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीनिवास दास, ये सब भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, जिन्होंने जितना भारतेंदु ने लिखा है उससे प्रेरणा पाकर लगभग सभी विधाओं में रचना की है। नाटक जैसे लिखते हैं तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम योगिनी, विषय से विषम औषधम, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये सब भारतेंदु के नाटक हैं। तो बाकी लोगों ने भी नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने नाटक लिखा, कली कौतुक लिखा, हठी हमीर लिखा। इसी तरह बालकृष्ण भट्ट ने भी पत्रिका निकाली, हिंदी प्रदीप, जो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसके साथ ही बालकृष्ण भट्ट जी की अगर रचनाओं की हम बात करें तो उन्होंने 100 अजान 100 जान, नूतन ब्रह्मचारी, 2 उपन्यास भी लिखे, ललित निबंध लिखे उन्होंने। प्रेमधन जी ने आनंद कादम्बनी नाम का एक मासिक पत्र निकाला था, इसके अलावा नीरद भी निकाला था। बाल मुकुंद गुप्त जी बहुत महत्वपूर्ण नाम है निबंध के क्षेत्र में। लाला श्रीनिवास दास, तो हम लोग पहले उपन्यास की बात करते हैं तो हम परीक्षा गुरु का नाम लेते हैं, वो श्रीनिवास दास जी ने ही लिखा था। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे। इसके साथ ही श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का नाम पहले ले चुके हैं हम, उनका भाग्यवती उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी की बात हम कर ही चुके हैं। लज्जाराम शर्मा जी का है भूत रसिक लाल। इसी तरह जो अन्य विधाएं आती हैं उसमें भी भारतेंदु युग में काम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में जो रचनाएं हैं वो एक, सभी लेखकों के भीतर बात है कि चलो हम कुछ नया करते हैं, पहले से कुछ अलग करते हैं। और गद्य का विकास हो ही इसलिए रहा है, पद्य तो पहले से चला आ रहा है, भाषा जरूर धीरे धीरे आगे परिवर्तित होगी, ब्रज भाषा से वो खड़ी बोली तक हम पहुंचेंगे, लेकिन गद्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें जनता तक अपनी बात सीधे सीधे पहुंचानी है, जो कि हम गद्य में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए गद्य का विकास हो रहा है। तो राष्ट्रीय चेतना जगाना, जनता के भीतर जनता के भीतर सुधार की भावना जगाना, ये सारे काम गद्य के माध्यम से भारतेंदु युग से ही आरंभ हो जाता है। निश्चित रूप से अभी गद्य का स्वरूप स्थिर नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह परिमार्जित एक मानक रूप खड़ी बोली का अभी नहीं आया है गद्य में, क्योंकि जितने भी लेखक हैं उन सबकी खड़ी बोली में कुछ कुछ अंतर है, अनुवाद बहुत हुए हैं, इसकी वजह से भी बोली में अंतर आ रहा है। इसके बाद युग आता है द्विवेदी युग, 1900 से 1920 का ये समय है। सरस्वती पत्रिका का आरंभ हो चुका है। 1903 में सरस्वती का संपादन करने के लिए आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इसके बाद हिंदी में एक नया जैसे चेतना जागती है भाषा के संबंध में। भाषा का संस्कार करना, भाषा का परिष्कार करना, उसका व्याकरण स्थिर करना, उसको एक मानक रूप देना,
ये द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके साथ ही ज्ञान विज्ञान के नए-नए क्षेत्र खोलना, ये भी सरस्वती की एक बड़ी विशेषता है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये बड़ा योगदान है। एक जो अनगढ़ भाषा थी, खड़ी बोली, उसको उन्होंने परिनिष्ठित रूप दे दिया। साथ ही भारतेंदु युग में जब हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि गद्य की भाषा तो खड़ी बोली है, लेकिन पद्य अभी भी ब्रज भाषा में लिखा जा रहा है। खड़ी बोली की शुरुआत की गई है पद्य भाषा में, लेकिन उतना ज़्यादा खड़ी बोली पद्य नहीं है, वो उतनी ज़्यादा सफल नहीं है। लेकिन द्विवेदी जी का प्रयास है कि द्विवेदी युग में आने के बाद पद्य भी खड़ी बोली में आ गया। तो यानी गद्य और पद्य का जो द्वंद था, कि पद्य लिखा जाएगा ब्रज में, गद्य लिखा जाएगा खड़ी बोली में, ये समाप्त हो जाता है। भाषा का पूरी तरह से शुद्ध, एक व्याकरणनिष्ठ, एक परिमार्जित रूप इस युग में आ जाता है। साथ ही जो युग की मांग थी, राष्ट्रीय चेतना, नव जागरण की भावना, ये भी इस युग की एक बड़ी विशेषता है। अपने युग और समाज, इसकी जो ज़रूरत थी, उसके आधार पर इस युग में साहित्य रचा गया। द्विवेदी जी विषय और व्याकरण दोनों के प्रति बहुत सचेत थे। लेखकों को कैसी रचना रचनी चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने प्रेरणा दी। लेखकों को उनके या सरस्वती के माध्यम से या उनके माध्यम से बहुत बड़े-बड़े लेखक साहित्य के क्षेत्र में आए। प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, माधव प्रसाद सप्रे, बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, हरिऔध जी, रामचंद्र शुक्ल जी, तो बड़े-बड़े लेखक जो आगे बढ़कर अपना पूरा-पूरा युग जिनके नाम से जाना गया, वो सब इसी युग में आते हैं और सरस्वती के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिन्हें सामने लाते हैं। इस युग में खास तौर पे जो विधाएँ विकसित हुई, वो है उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना। प्रेमचंद का आगमन इसी युग में होता है, तो उपन्यास और कहानी का विकास होता है। देवकीनंदन खत्री का योगदान बहुत अतुलनीय है हिंदी को, गद्य को आगे बढ़ाने में। भारतेंदु युग में ही उनकी चंद्रकांता आ चुकी थी। उसके बाद उनके जो और तिलस्मी अय्यारी उपन्यास हैं, वो सामने आते हैं, जो गद्य का विकास यानी गद्य को प्रचलित करने में, गद्य को मनोरंजक बनाने के साथ-साथ लोगों में पढ़ने वालों की जो पाठक संख्या है, उसके विस्तार में इन रचनाओं का बड़ा योगदान है। इसी तरह किशोरी लाल गोस्वामी की बहुत सारी रचनाएँ द्विवेदी युग में आती हैं। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वालों में बड़ा नाम है किशोरी लाल गोस्वामी का। इसी तरह वृंदावन लाल वर्मा की शुरुआत द्विवेदी युग में हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम धीरे-धीरे, तो हमें जयशंकर प्रसाद दिखाई देते हैं, जो नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ ही कहानी, इसके साथ ही एकांकी और उपन्यास, ये सभी क्षेत्रों में जयशंकर प्रसाद का नाम मिलता है। बाल मुकुंद गुप्त, जिनकी शुरुआत तो भारतेंदु युग से है, लेकिन इनकी निबंध के क्षेत्र में रचना बहुत महत्वपूर्ण है। शिव शंभू के चिट्ठे, ये जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, ये जो पत्र निकालते थे, उसमें लॉर्ड कर्जन की नीतियों के खिलाफ बहुत खुलेआम लिखते थे। उन पे व्यंग्य करते थे, उन पे कटाक्ष करते थे और वही बात धारावाहिक रूप में प्रकाशित होता था। यानी हर एक अंक में एक शिव शंभू शर्मा के नाम से, छद्म नाम से आता था। इसको ही बाद में निबंध संग्रह के रूप में लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण ये कृति है। इसी तरह रामचंद्र शुक्ल आते हैं, जो समीक्षा और आलोचना के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, जिनके नाम से समीक्षा का युग जाना जाता है, शुक्ल युग। तो ये सारी चीज़ें द्विवेदी युग में आगे बढ़ती जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं एक-एक विधाओं को अगर लेते जाएँ, तो लगभग हम बात कर रहे हैं उपन्यास की, जिसमें प्रेमचंद के साथ-साथ किशोरीलाल गोस्वामी को, वृंदावनलाल वर्मा को, या एक और नाम इसमें छूटना नहीं चाहिए, वो है हरिऔध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने 2 ही उपन्यास लिखे हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, इसको मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। यानी इस उपन्यास में इसकी रचना ही इसलिए हुई है कि विद्यार्थियों को मुहावरे सिखाए जा सकें, मुहावरों का प्रयोग सिखाया जा सके। तो ये एक बड़ा नाम है। इसके अलावा कहानी में जैसा कि हमने बताया, प्रसाद जी का नाम आता है। अब आप निबंध आलोचना की बात कर चुके हैं, तो हम सीधे प्रेमचंद युग पर आ जाते हैं और प्रेमचंद युग और उनके बाद यानी प्रेमचंदोत्तर युग, दोनों को अगर हम एक साथ लेकर चलेंगे, तो हम ये देखेंगे कि प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी हर क्षेत्र में काम किया है और हर क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। केवल संख्या ज़्यादा नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण भी वो काम है। लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ उनकी हैं। तो उन्होंने मानसरोवर के नाम से 8 संग्रह हैं, 8 भाग हैं मानसरोवर के, उसमें वो कहानियाँ संकलित हैं। ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, बड़े घर की बेटी,
नमक का दरोगा, अनगिनत कहानियाँ, अलग-अलग प्रकार की। इसी तरह उपन्यास में अगर हम जानते हैं तो उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एक बड़ा विराट फलक, देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएँ, यथार्थ चित्रण, इसके साथ-साथ स्त्री की मनोभावनाएँ, दलित विमर्श, इन सब पर उनकी रचना खरी उतरती है। अपने समय में रह कर के उस समय वो जिस दृष्टि से समाज को, देश को देख रहे थे, वो अद्भुत है। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, अनगिनत उपन्यास उनके, निर्मला, स्त्रियों की समस्याओं को जिस ढंग से उन्होंने उठाया है, वो अपने समय से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अगर हम उपन्यास में ही हम देखते हैं और नाम कौन से आते हैं, तो इसमें ये एक ऐसा युग है जिसमें अलग-अलग प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे हैं। एक तरफ प्रेमचंद हैं, जिनके नाम से युग जाना जा रहा है, जिसमें सामाजिक उपन्यास हैं। इसके साथ ही जयशंकर प्रसाद हैं, जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास हैं। चतुर्सेन शास्त्री और गुरुदत्त जैसे लोग हैं, जो आगे इसी धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ जैनेंद्र प्रेमचंद युग में ही आ जाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखते हैं। इसके बाद इलाचंद जोशी आते हैं, जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखते हैं। इसके साथ ही आगे हम बढ़ते जाते हैं, तो हमें यशपाल मिलते हैं, नागार्जुन मिलते हैं, जो प्रगतिवादी उपन्यास लिखते हैं। आगे हम और बढ़ते हैं, प्रेमचंद युग से आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें फणीश्वरनाथ रेणु मिलते हैं, जो आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। इसी तरह भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, अनगिनत कई उपन्यासकार आते जाते हैं, जो हर एक उपन्यासकार प्रेमचंद युग और उसके बाद बहुत तेजी से विकास करता है। उपन्यास विधा बहुत जल्दी अपनी प्रौढ़ स्थिति में पहुंच जाती है। कहानी के क्षेत्र में भी प्रेमचंद के साथ साथ नैनेंद्र हैं, जो मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखते जा रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, अमृत राय, रांगे राघव, अज्ञे, इला चंद्र जोशी, मार्कंडे। आगे हम और बढ़ते जाते हैं, फिर महिला लेखिकाओं का योगदान गद्य के क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, अ, अ, चित्रा मुद्गल, निरुपमा या अलका सरावगी, शशि प्रभा शास्त्री, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और आज तक न जाने कितनी महिला कथाकार इसमें जुड़ती चली जाती हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का योगदान अतुलनीय है। हिंदी नाटकों में अगर नाटक को रंग सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया है, तो वो जयशंकर प्रसाद ने दिया है। इनके नाटक इतिहास को आधार बनाकर लिखे गए हैं और उनमें राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति का प्राधान्य है। कारण उन्होंने खुद भी बताया था, क्योंकि वो देश में एक चेतना जगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह के नाटक लिखे। कामना, जन्मेजय का नाग, यज्ञ, स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अनगिनत कई नाटक हैं इनके। इसके बाद नाटक के क्षेत्र में 2 और नाम हमें मिलते हैं, वो हैं जगदीश चंद्र माथुर और मोहन राकेश। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, पहला राजा, महत्वपूर्ण नाटक है। इसी तरह राकेश जी ने 3 नाटक ही लिखे हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे। लेकिन ये जो नाटक हैं तीनों, ये रंगमंच के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके अलावा हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, बहुत सारे नाटककार इसमें जुड़ते हैं। एकांकी विधा एक ऐसी विधा है जिसको हम या ज्यादातर जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि ये प्रेमचंद युग से आगे आती है, जबकि बहुत से लोग जयशंकर प्रसाद का जो एक गुट है उसको पहली एकांकी मानते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने राम कुमार वर्मा की एकांकी को पहली एकांकी माना है और इसका विकास ये पूरी तरह आधुनिक विधा है, तो इस युग में होता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर या फिर भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रेमचंद युग और उसके बाद के युग, ये एकांकीकार हमारे सामने आते जाएंगे। समीक्षा और आलोचना, निबंध, इस क्षेत्र में भी इस युग में महत्वपूर्ण काम होता है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल आते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ जो दूसरे नाम जुड़ेंगे वो है नंद दुलारे बाजपेयी, नगेंद्र, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं तो नामवर सिंह जी, मैनेजर पांडे। आलोचना के क्षेत्र में भी रामविलास शर्मा जी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी हर एक विधा में जो काम है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत तेजी के साथ हिंदी गद्य का विकास हो रहा है। 47 में जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलती है, उसके पहले जैसी देश की आवश्यकता थी, राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकता, नवजागरण, सुधार, इन सब चीज़ों पे रचनाएँ हो रही हैं, इन सब चीज़ों पे पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं,
इन विषयों को लेकर के जनता के बीच भी बात हो रही है, जनता तक अपना संदेश, अपने विचार पहुँचाए जा रहे हैं। और जैसे-जैसे जब आज़ादी मिल जाती है, तो उसके बाद की समस्याएँ, महानगरीय समस्याएँ, जो विभाजन के बाद की समस्याएँ हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन-जिन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की मानसिक और वैचारिक स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के आगे रचनाएँ होती चली जा रही हैं और गद्य का विकास लगातार तेज़ी से हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं गद्य की विधाओं पर। यानी हमको ये आवश्यक है कि हम विधाओं का इतिहास जानने के साथ-साथ उन विधाओं का परिचय जानें कि ये विधा होती क्या है। हम बात कर रहे हैं नाटक की, निबंध की, उपन्यास की, कहानी की, लेकिन ये है क्या? इसको जानने के लिए विधाओं का एक सामान्य सा परिचय हमें जानना चाहिए। तो सबसे प्रमुख विधा हम लेते हैं नाटक। विधाओं को हम 2 भागों में बाँटते हैं, प्रमुख विधा और गौड़ विधा। नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध ये प्रमुख विधाएँ हैं। इसके अलावा रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त, डायरी ये गौड़ विधाओं में आते हैं। तो नाटक जो अभिनय के माध्यम से हमारे सामने आता है। जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है इसमें। अवस्थानुकृतिर नाट्यम नट धातु से बनता है। इसको संस्कृत के रूपक का ही एक भेद माना जाता है। ये दृश्य काव्य। संस्कृत साहित्य में जब हम काव्य शास्त्र में हम काव्य को बाँटते हैं तो 2 भागों में बाँटते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। यानी जिसका आनंद हम सुन कर लेते हैं, वो श्रव्य काव्य, जिसका आनंद हम देख कर लेते हैं, वो दृश्य काव्य। तो नाटक का जो असली आनंद है, जो वास्तविक आनंद है, वो मंच पर है, वो देखने में है। इसलिए ये दृश्य काव्य कहलाता है। नाटक में 7 तत्व होते हैं, यानी जिनके आधार पर हम नाटक को देखते हैं। 7 चीज़ें जो नाटक में होनी आवश्यक है, जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए नाटक के लेखक को। तो पहली है इसमें कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी जिसके आधार पर नाटक चल रहा है, वो कथा, वो कहानी यानी वो घटनाचक्र। नाटक है तो इसका घटनाक्रम विस्तृत होता है। जितने भी पात्र होंगे, जो उनके आचार व्यवहार होंगे, वो उनसे संबंधित होगा। तो नाटक की घटनाएँ 2 भागों में बँट जाएँगी, स्थूल और सूक्ष्म। इसी तरह जब कथा वस्तु को हम प्रस्तुत करते हैं, जब हम घटनाओं को मंच पर प्रस्तुत करते हैं, तो उसके आधार से 2 तरह की घटनाएँ हो जाती हैं। एक जिसको हम कहते हैं दृश्य, यानी वो घटनाएँ जो दिखाई जाती हैं मंच पर अभिनय के माध्यम से। दूसरी घटनाएँ वो होती हैं जिन्हें हम सूच्य कहते हैं, यानी जिनको हम मंच पर अभिनीत नहीं करते, जिनकी सूचना मात्र देते हैं। जैसे नाटक चल रहा है, 2 पात्र बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरी घटना की सूचना करते हैं कि वहाँ युद्ध चल रहा था, वहाँ आज की हमारी सेना की हार हो रही है। तो हम युद्ध नहीं दिखा रहे हैं। 2 पात्र अपने महल में या अपने घर में या सड़क पर कहीं भी बातचीत कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं दृश्य युद्ध के बारे में और उसकी सूचना दे रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सूच्य। तो नाटक की कथा वस्तु में ये दोनों ही तरह की घटनाएँ होती हैं। कथा वस्तु को सुसंबद्ध होना ज़रूरी है, यानी श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, बिखराव उसमें नहीं होना चाहिए। कथा वस्तु कैसे विकास करती है नाटक में, इसके लिए भारतीय नाट्यशास्त्र और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में भारतीय नाट्यशास्त्र में उसकी 5 अवस्थाएँ मानी जाती हैं, पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में उसकी 4 अवस्थाएँ मानी जाती हैं। जैसे सबसे पहले अगर पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के हिसाब से ही हम जान लेते हैं, तो प्रारंभ यानी नाटक की जो शुरुआत होनी चाहिए, वो कुतूहल और जिज्ञासा के साथ होनी चाहिए। ऐसा नाटक होना चाहिए, शुरू ऐसे होना चाहिए कि जो दर्शक है वो अपनी जगह पे बैठा रहे। उसके में लगातार कुतूहल जागृत हो कि अब इसके बाद क्या है और वो पूरा नाटक देखने के लिए उत्सुक हो जाए। इसी तरह से इसके बाद की स्थिति आती है विकास की अवस्था जिसको कहते हैं। यानी जिसमें नाटकीय जो घटनाएँ हैं, वो इस तरह का मोड़ लेती हैं कि दर्शक चमत्कृत होता है कि उसने उसकी कल्पना नहीं की होती है कि अब क्या होने वाला है। पर इसके साथ ही द्वंद की शुरुआत होती है। फल प्राप्ति के बीच में जो बाधाएँ आनी हैं, वो सारी बाधाएँ इसमें ही शुरू होती हैं। ये द्वंद आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। संघर्ष की शुरुआत हो जाती है और ये संघर्ष से धीरे-धीरे नाटक जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। जो तीसरा विकास की अवस्था आती है जिसको हम चरम सीमा कहते हैं। ये जो चरम सीमा आती है जिसको आप अंग्रेज़ी में क्लाइमैक्स कहते हो, जहाँ पर अब ये होता है ये होगा कि नहीं होगा, आपकी उत्सुकता, आपकी उत्तेजना चरम सीमा पर पहुँच जाती है। और उसके बाद परिणति होती है, यानी अंत होता है। अर्थात जो फलागम होता है, नायक को फल की प्राप्ति होती है, वहाँ पर नाटक समाप्त होता है। तो ये है कथा वस्तु, ये है कथा वस्तु के विकास की अवस्थाएँ। इसके साथ ही नाट्य संधियाँ होती हैं, जिसके माध्यम से नाटक
आपस में हर एक अवस्था जो है वो उस संधि के माध्यम से जुड़ती है। तो 5 नाट्य अवस्थाएँ हैं भारतीय नाट्य शास्त्र में, तो 5 नाट्य संधियाँ भी हैं। इसके पश्चात जो दूसरा तत्व आता है वो है चरित्र चित्रण। पात्र की संख्या नाटक में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मुख्य पात्र 1 या 2 ही होते हैं। नायक होता है, नायिका होती है, इसके साथ सहनायक, सहनायिका, खलनायक होता है, जो नायक का विरोधी पात्र होगा, खलनायिका भी हो सकती है। कुछ पात्र नायक के पक्ष के हो जाते हैं, कुछ पात्र खलनायक के पक्ष के हो जाते हैं। कभी-कभी इसका वर्गीकरण हम स्त्री पात्र और पुरुष पात्र में बाँट लेते हैं। इसी प्रकार से पात्र के साथ-साथ उनका चरित्र चित्रण होता है। ये एक आवश्यक चीज़ है कि जितने भी पात्र हैं, उनका चरित्र चित्रण होना चाहिए। चरित्र खुल कर के सामने आना चाहिए। उनका विचार कैसा है, उनकी समझ कैसी है, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसके कई तरीके हैं इसको बताने के लिए। एक तो संवाद, जो सबसे अभी हम संवाद के बारे में बात करेंगे, नाटक का बहुत महत्वपूर्ण एक जो तरीका है किसी भी बात को बताने का नाटक में, वो संवाद है। बाकी विधाओं में कुछ दूसरे माध्यम भी हो सकते हैं, लेकिन नाटक में संवाद के अलावा और कोई माध्यम नहीं होता है। तो उसकी जितने भी सोच विचार है, जितनी भी समस्याएँ हैं, जो भी वो कहना चाहता है, पात्र संवादों के माध्यम से कहता है, तो चरित्र भी संवाद के माध्यम से होता है। कभी इसके अलावा घटनाओं पे जो वो प्रतिक्रिया दे रहा है, उसके माध्यम से भी चरित्र हो जाता है। उसने किसी घटना पर कैसी क्रिया प्रतिक्रिया अपनी दी, तो उससे उसके चरित्र का पता लगता है। वो मुँह ऊपर करके अपने विचारधारा को कई बार बताता है। इसके बाद हम आते हैं संवादों पर। तो संवाद है वो नाटक का आधारभूत तत्व है। ये संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, घटनाओं के बारे में परिचय देते हैं, चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। 2 पात्रों के आपसी जो वार्तालाप है, उससे किसी तीसरे पात्र का चरित्र पता चल रहा होता है। पूर्व दीप्ति में पहले क्या हो चुका है, ये भी संवाद बताते हैं, आगे क्या होने वाला है, ये भी संवाद बताते हैं। तो संवाद एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है नाटक का, इसलिए संवाद को लिखते समय नाटककार को बहुत सचेत रहना चाहिए। संवाद को हमेशा पात्रों के अनुकूल होना चाहिए, उसकी आयु, उसका वर्ग, उसकी जाति, उसकी शिक्षा, उसका स्थान, किस जगह का है, इसके आधार पर संवाद लिखने चाहिए। इसके बाद आता है देश-काल वातावरण। संवादों में एक चीज़ और है, नाटक में जो खास तौर पे होती है वो है स्वगत कथन, यानी जब पात्र अपने आप से बातें करता है। तो स्वगत कथन की योजना बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, वो कभी-कभी नीरस होने लगता है। तो इसके बाद अब हम अगले तत्व पर आते हैं जिसमें आता है देश-काल वातावरण, यानी नाटक कहाँ पर घटित हो रहा है, वो समय, वो स्थान, यानी 3 चीज़ें हैं कार्य, समय और स्थान जिसको हम संकलन त्रय कहते हैं। इन तीनों में संगति बहुत आवश्यक है। जिस जगह का नाटक है यानी जिस स्थान से संबंधित है, वो स्थान उसके परिवेश में आता है और नाटक में उसका दृश्य दिखाई देना चाहिए। अगर हमारा नाटक कश्मीर से संबंधित है, तो हमें कश्मीर मंच पर दिखना चाहिए। पर उसके सेट में भी यानी दृश्य योजना में भी दिखना चाहिए। इसके साथ-साथ पात्रों के वेशभूषा में दिखना चाहिए, उनकी भाषा में दिखना चाहिए। तो यानी यथार्थता लाने के लिए, सजीवता लाने के लिए, स्वाभाविकता लाने के लिए ये जो नाटककार है वो घटनाओं को यथार्थ परिवेश में ही चित्रित करता है और उसका ही मंच पर जब हम दृश्य लगाते हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। गाँव का अगर दृश्य है तो हमें खेत खलिहान, प्रकृति का चित्र उस तरह से लगाना होगा। अगर शहर का है तो उस हिसाब से लगाना होगा। तो ये होता है देश काल वातावरण। इसके बाद हम आते हैं भाषा पर। भाषा आधार है किसी भी विधा का साहित्य की, तो स्वाभाविकता, रोचकता और सजीवता, साथ ही विषय के अनुकूल और पात्र के अनुकूल, ये भाषा के गुण हैं। नाटक में जो एक अलग तत्व है जो बाकी किसी विधा में नहीं है एकांकी के अलावा, वो है अभिनेता। यानी रंगमंच पर खेला जाना है नाटक को, तो हमें रंगमंच के अनुकूल नाटक की रचना करनी चाहिए। प्रसाद के नाटकों पर कई बार ये आरोप लगता है कि वो रंगमंच के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसकी दृश्य योजना में परेशानी है। एक बार पहला दृश्य अगर शमशान का है और उसके बाद आप सीधे एक महल का, राजमहल का दृश्य लगाते हैं, तो इतनी जल्दी दूसरा दृश्य लगाना आसान नहीं होता। सेट को तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे आरोप लगते हैं। तो रंग मंच के लिए लेखक नाटक लिख रहा है, तो उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेखक अपनी तरफ से रंग निर्देश करता है। तो रंग निर्देश का मतलब होता है जिसमें वो बताता है कि पात्र की आयु कितनी होगी, पात्र लगभग कैसे रूप, रंग, आकार, प्रकार का होगा, उसने वस्त्र कैसे पहने होंगे। कई बार वो पात्र के हाव-भाव भी बताता है कि उसने ताली बजाकर ये कहा, अब वो चलते हुए तेज़ी से वो चलने लगा। इस तरह की भी निर्देश करता है।
इसके साथ साथ वो निर्देशक के लिए भी रंग निर्देश करता है, जिसमें वो ये बताता है कि कमरा अगर है तो किस तरह का बना है, दरवाजा किधर खुलता है, कमरे में क्या क्या वस्तुएं हैं, तखत है, कुर्सी है, मेज है, कहाँ रखी है, किस दिशा में रखी है, तो ये भी रंग निर्देश वो करता है। तो लेखक अपनी तरफ से भी बातें करता है। नाटक के लिए खास चीज ये होती है कि बाकी हर विधा जो है वो तो लेखक की विधा है, लेखक और उसके पाठक के बीच का है, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक और दर्शक के बीच में बहुत सारे लोग हैं। लेखक नाटक लिखता है, इसके बाद वो निर्देशक के हाथ में जाता है, यानी उस नाटक को जो निर्देशक है वो कैसे स्वीकार कर रहा है, किस नजरिए से ले रहा है, निर्देशक की अपनी सोच, अपनी विचारधारा कैसी है, अपनी समझ कैसी है। उसके बाद उस जब हम मंच पे करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग और जुड़ते हैं, तकनीकी विभाग है, दृश्य कोई दूसरा तैयार कर रहा होगा, कोई पेंटर होगा, कोई उसकी संकल्पना किसी दूसरे की होगी, ध्वनि इसमें जुड़ेगी, ध्वनि व्यवस्था होगी, प्रकाश की व्यवस्था होगी, मंचीय उपकरण और बहुत सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके साथ ही अभिनेता इसमें जुड़ जाएंगे, तो अभिनेता उसको कितने अच्छे तरीके से ले पा रहे हैं, उनका अभिनय कितना अच्छा है, यानी वो कितने कुशल अभिनेता हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये सारी चीजें जब एक साथ अच्छी होंगी तो एक अच्छा नाटक आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए नाटक एक कठिन विधा भी है, क्योंकि वो कई के माध्यम से उतरती है, तो इस चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इसके बाद आखिरी तत्व होता है उद्देश्य या प्रतिपाद्य, क्योंकि कोई भी रचना लेखक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखता, उसका एक उद्देश्य होता है, वो कुछ अपने पाठक को, अपने दर्शक को बताना चाहता है। तो वो प्रतिपाद्य नाटक में सामने आना चाहिए और अनायास आना चाहिए। किसी भी नाटक में ही नहीं, किसी भी विधा में है कि वो अनायास ही नाटक में दर्शकों के सामने आ जाए। ऐसा ना लगे कि लेखक जो कहना चाहता है वो खींच-तान करके ज़बरदस्ती एक निष्कर्ष पर आपको पहुँचा रहा है कि आप यही करो। अन बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दबाव के, जो दर्शक है वो उसमें बहता हुआ अपने आप ही उस उद्देश्य को प्राप्त करे। तो उसको हम कहते हैं उद्देश्य। जैसे प्रसाद कहते हैं, उनके लिए उनके नाटकों का उद्देश्य क्या है? इतिहास को संगठित करना। वो खुद मानते थे कि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इसीलिए देश की राजनीति को देखते हुए, उस समय की स्थिति को देखते हुए, उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों की रचना की। नाटक का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो देखते हैं अंत के आधार पे सुखांत और दुखांत नाटक होते हैं, विषय के आधार पे हम करते हैं तो सामाजिक नाटक, राजनीतिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक या धार्मिक और पौराणिक नाटक होते हैं। इसके साथ ही रंगमंच अलग-अलग प्रकार के होते हैं, तो नाटक भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। जैसे खुला रंगमंच होता है, बॉक्स वाला रंगमंच होता है, एक रंगमंच होता है जिसमें चारों तरफ से जो खुला हुआ है, बीच में पात्र कर रहा है, चा अभिनय हो रहा है और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं दर्शक, तो उसके हिसाब से आपको अ, अभिनय करना होता है। एक चक्राकार रंगमंच होता है जिसको रिवॉल्विंग स्टेज कहते हो, जिसमें एक साथ आप कई सेट तैयार कर लेते हो, दृश्य तैयार कर लेते हो और स्टेज को घुमा दिया जाता है। तो उसके आधार पे नाटक लिखे जाते हैं। तो यानी जो नाटक है वो कई-कई प्रकार के हो सकते हैं। नाटक जैसे-जैसे आधुनिक काल में हम आते हैं, कुछ नाटक के क्षेत्र में 2 नई विधाएँ इसमें जुड़ जाती हैं। एक रेडियो नाटक, जो जो मंच वाले नाटक हैं उनसे अलग हो जाता है। क्योंकि मंच के नाटक में हम जब अभिनय करते हैं तो अभिनय होता है कायिक यानी आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य 4 प्रकार का अभिनय होता है। आंगिक अभिनय जो शरीर से आप करते हो, आपका हाथ हिलाना, आँखों की भाव-भंगिमा, चेहरे का जो भाव है, चलना, रुकना, इसके माध्यम से ये आंगिक अभिनय। दूसरा होता है वाचिक अभिनय, स्वर का उतार-चढ़ाव, तो उसके माध्यम से अभिनय होता है और तीसरा होता है सात्विक यानी आँसू निकलना, पसीना आ जाना, चेहरा लाल हो जाना, काँपने लगना, ये जो होता है ये सात्विक अभिनय में आता है। और आहार यानी वेशभूषा, आभूषण, इन सब को देख कर के। तो जब हम मंच पे करते हैं तो ये चारों चीज़ें जुड़ती हैं और अभिनय में साथ देती हैं। लेकिन जब हम रेडियो नाटक देखते हैं, तो उसमें केवल आपके पास वाचिक अभिनय हो सकता है। अगर आपको एक गरीब व्यक्ति दिखाना है, तो आप मंच पर दिखाओगे तो उसको फटे-पुराने कपड़ों में दिखा दोगे। किसी को दुखी दिखाना है तो दिखेगा आपको कि किसी के आँसू बह रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि वो दुखी है। लेकिन आप रेडियो नाटक में कैसे दिखाओगे? तो इसमें केवल और केवल वाचिक अभिनय होगा, साथ ही संवादों का रोल बढ़ जाएगा क्योंकि ये सूचनाएँ भी आपको संवादों के माध्यम से देनी है और इसके अलावा जो ध्वनि व्यवस्था है, यानी जो संगीत है, उसका रोल रेडियो नाटक में बहुत बढ़ जाता है। संगीत के माध्यम से आप सुख का, दुःख का, उत्तेजना का, युद्ध के जो प्रसंग हैं, जो आप मंच पर नहीं दिखा सकते, मंच पर तो आप देख लोगे, रेडियो नाटक में कैसे युद्ध होगा, तो ये चीज़ें आप
पार्श्व संगीत के माध्यम से दिखाते हैं। तो इसलिए संगीत का रोल बढ़ जाता है इसमें। इसी तरह दूरदर्शन में नाटक जो होते हैं वो निर्भर करते हैं कैमरे पे। कैमरे की आंख से हमें हर एक चीज को देखना होता है। तो कौन सी चीज कैमरे में कैसी दिखाई दे रही है, इसके आधार पर यानी उसमें तकनीक और भी ज्यादा विस्तृत हो जाती है। और दूरदर्शन के नाटक में एक सुविधा ये भी होती है कि उसमें आप कई टेक ले सकते हैं। जब हम रंगमंच पर नाटक करते हैं तो अभिनेता और दर्शकों का सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। अगर गलती हो गई तो हो गई, आप सुधार नहीं सकते। लेकिन दूरदर्शन पर जो नाटक दिखाई जाते हैं, जिसको आप धारावाहिक के रूप में देखते हैं या एक अंक के भी होते हैं, तो उसमें आप कई वो पहले से क्योंकि हो चुके रहते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग आप दिखा रहे होते हैं, तो वो सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो ये हो जाता है नाटक। इसके बाद हम आते हैं एकांकी पर। जैसा कि हमने बताया था कि आधुनिक विधा है, बहुत सारे लोग संस्कृत से संबंध जोड़ते हैं, तो उपरूपक की परंपरा है उससे, लेकिन आधुनिक एकांकी से ही एकांकी को लिया जाता है, क्योंकि पाश्चात्य एकांकी के आधार पर हम इसको देखते हैं, तो सभी तत्व समान हैं। बाकी एकांकी में जैसे नाटक के हैं, ध्यान बस ये रखना है क्योंकि एकांकी एक अंक की होती है। उसमें दृश्य 2 या 3 हो सकते हैं, ज़्यादातर एक ही होते हैं, लेकिन अंक एक ही होता है। तो इसमें संक्षिप्त कथा होती है, एक घटना, एक कोई संघर्ष, एक प्रेरणा होती है। मुख्य पात्र एक होगा या बहुत से बहुत 2 होंगे, यदि पात्र संख्या भी कम होगी, हर एक चीज़ उसके हिसाब से कम होती जाएगी। बहुत ज़्यादा सुगठित होनी चाहिए एकांकी, नहीं तो वो बिखर जाएगी और फिर वो लंबी हो जाएगी। एकांकी के लिए कहा जाता है कि वो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। तो इसलिए इसमें जीवन का द्वंद और संघर्ष इन दोनों को लेकर चलते हैं और 5 की जगह इसमें 3 या 4 अवस्थाएं ही होती हैं। एक घटना होती है, राम कुमार वर्मा कहते हैं कि एकांकी में एक घटना होती है और वो नाटकीय कौशल से बहुत तेजी से चरम सीमा तक पहुंच जाती है। यानी एक स्थान, एक कार्य, एक समय में होगा। इसके बाद हम सीधे आगे बढ़ते हैं। बाकी तत्व उसके उसी तरीके से रहेंगे जैसे नाटक के हैं, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हर एक तत्व को ज़्यादा कॉम्पैक्ट, ज़्यादा सुगठित होना चाहिए। अब हम आते हैं उपन्यास पर। सबसे लोकप्रिय विधा उपन्यास, जिसमें हमारे जीवन का प्रतिबिंब हमारी ही भाषा में हमारे ही सामने रखा जाता है। प्रेमचंद उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानते हैं। उपन्यास भी ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, रूहानी, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणवादी, प्रगतिवादी, भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। सारे तत्व उपन्यास में वैसे ही हैं जैसे नाटक में है, अभिनेता का तत्व इसमें नहीं होगा। इसमें भी कथा वस्तु में एक आधिकारिक कथा होगी, जो मुख्य कथा होती है। इसके अलावा सहायक कथाएँ या प्रासंगिक कथाएँ हो सकती हैं। जैसे अगर राम कथा को लेकर हम उपन्यास लिखते हैं, तो राम की कथा आधिकारिक कथा हो गई। बीच-बीच में जो कहानियाँ आती हैं, अहिल्या की कथा आ गई, विभीषण की आ गई, सुग्रीव की आ गई, हनुमान की आ गई, तो ये प्रासंगिक कथाएँ हैं। इसके बाद कथानक का विकास कैसे होगा, ये लगभग उसी तरीके से होता है जैसे नाटक में होता है। फिर हम आते हैं पात्र और चरित्र चित्रण पर। पात्रों की संख्या कितनी होगी, ये हर उपन्यासकार की अपनी एक क्षमता है जिसके आधार पर वो पात्रों का निश्चय करता है कि वो कितने पात्र लेगा। प्रमुख पात्र और गौड़ पात्र इसमें भी होते हैं, स्त्री पात्र पुरुष पात्र में बांट सकते हैं हम। चरित्र चित्रण अनिवार्य रूप से होना चाहिए हर पात्र का। पात्रों के चरित्र विकसित होने चाहिए। 2 तरह के पात्र होते हैं, एक स्थिर चरित्र के, एक विकसनशील चरित्र के। स्थिर चरित्र, जिनका चरित्र जैसा हमें शुरू में दिखाई देता है वो अंत तक वैसे ही रहते हैं। और विकसनशील चरित्र वाले पात्र जो समय के साथ बदलते जाते हैं। जैसे मानव जीवन में होता है कि एक बच्चा पहले किसी और चरित्र का हो सकता है, कोई बहुत चुप रहता है पहले, लेकिन बड़े होने के बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा बहुत मुखर हो गया। कोई बच्चा पहले बहुत शांत चित्त था, बाद में वो बहुत ही गुस्से वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने वाला हो सकता है। जैसी उसके साथ परिस्थितियाँ रहीं, जैसे उसका परिवेश रहा, चरित्र बदलता है। तो इसी तरह उपन्यास में भी पात्र स्थिर चरित्र के भी होते हैं और विकसनशील चरित्र के भी होते हैं। पात्र कुछ होते हैं जो व्यक्तिगत पात्र होते हैं, कुछ वर्गगत पात्र होते हैं। वर्गगत पात्र जिनको टाइप्ड कहते हैं, जैसे गोदान है, तो गोदान का जो होरी है, तो वो किसानों का प्रतिनिधि पात्र है। हर किसान होरी जैसा होगा। अगर जमींदार साहब है, राय बहादुर जी, तो वो जमींदारों के प्रतिनिधि हैं, वो अपने वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। लेकिन जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ज्ञानेंद्र के उपन्यास लीजिए, सुनीता लीजिए, तो सुनीता वो एक सुनीता ही है, सुनीता जैसा दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। शेखर एक जीवनी का शेखर है, तो वो एक पात्र है, उसके जैसा कोई दूसरा शेखर नहीं है दुनिया में। तो पात्र इस तरह के भी होते हैं। चरित्र चित्रण बाकी जो विधाएं हैं नाटक के अलावा, उनमें लेखक के पास सुविधा ये होती है या तो संवाद के माध्यम से करता है या घटनाओं के में जो क्रिया प्रतिक्रिया आती है पात्र की उसके आधार पे होता है। और कई बार लेखक स्वयं नरेशन के रूप में भी कर देता है, प्रत्यक्ष विधि से करता है।
जब वो बताता चलता है किसी पात्र के आने से पहले, कि जैसे उसने लिख दिया कि दमयंती कोई पात्र है और लिख दिया कि वो उसका रूप रंग आकार प्रकार बता दिया कि वो ऐसी है, वो ऐसे वस्त्र पहनती है, बहुत वाणी से तो मधुर है लेकिन स्वभाव से बड़ी कर्कश है। वो अपने आप लेखक बता सकता है। तो इस प्रकार से भी कर सकता है। परिवेश, देश काल, संवाद, ये लगभग बाकी जितने तत्व हैं वो नाटक की तरह ही काम करेंगे। ये ध्यान रखना होगा कि वो सभी तत्व सुनियोजित हों, अच्छी प्रकार से एक दूसरे से बंधे हुए हों और सभी चीजें पात्रानुकूल और विषय के अनुकूल, जिससे वो कभी भी ऐसा ना लगे कि वो यथार्थ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हमें कश्मीर का अगर हम लिख रहे हैं, परिवेश बना रहे हैं और हम समुद्र दिखा दें, तो ये नहीं हो सकता है। अगर हम इतनी ठंड दिखा दें कश्मीर, अगर हम कोई समुद्री जगह का वर्णन कर रहे हो, इतनी ठंड दिखाएं कि वहां बर्फ पड़ने लगे, तो ये संभव नहीं है। वहाँ की वेशभूषा वहाँ हो ही ना। जैसे कई बार जायसी पे भी आरोप लग जाता है कि उन्होंने ऐसे-ऐसे फूल श्रीलंका में, क्योंकि सिंघल द्वीप में खिलाए हैं जो वहाँ होते ही नहीं समुद्री जगहों में। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। शैलियाँ अलग-अलग हो जाती हैं। उपन्यास की भी प्रत्यक्ष शैली, परोक्ष शैली, पत्र शैली, डायरी शैली, पूर्वदीप्ति यानी फ्लैशबैक, इसके आधार पर, और उद्देश्य तो निश्चित रूप से आवश्यक है। इसके बाद हम आते हैं कहानी पर। कहानी ये भी आधुनिक विधा ही है। यानी एक ऐसी विधा जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है। तत्व बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे उपन्यास में है, बस क्योंकि इसमें एक घटना होती है, संक्षिप्त में वर्णन होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पात्र संख्या कम होंगी, संवाद कम होंगे, भाषा बहुत सुगठित होगी। कहानी और उपन्यास में अंतर आकार का है। उपन्यास बड़ा होता है, कहानी छोटी होती है। उपन्यास में जीवन का व्यापक फलक पर चित्रण होता है, कहानी में एक अंश का चित्रण होता है। पात्र संख्या उपन्यास में ज्यादा होती है, कहानी में कम होती है। विस्तार उपन्यास में ज्यादा है, कहानी में सांकेतिकता ज्यादा है। कहानी में लघु कथा एक बिल्कुल नई विधा आई है, जिसमें हम ये देखते हैं, लघु कथा का मतलब छोटी कहानी नहीं है। जैसे छोटा उपन्यास कहानी नहीं है, कहानी अलग विधा है। इसी तरह लघु कथा भी एक अलग विधा है। इसमें और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत कम शब्दों में, कुछ पंक्तियों में अपनी बात कहनी होती है। बहुत तेजी से अंत की ओर ये कहानी बढ़ जाती है, तो इसमें व्यंग का सहारा ज्यादा लिया जाता है, प्रतीकात्मकता ज्यादा होती है, घटना विहीन होती है और विवरण विहीन होती है। ये बिल्कुल आधुनिक विधा है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या सतीश दुबे, जगदीश कश्यप, विक्रम सोनी, रमेश बत्रा, ये आधुनिक कहानीकार हैं जो लघु कथाएं लिख रहे हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण विधा आती है निबंध। निबंध यानी एक ऐसी विधा जिसमें साहित्यकार अपने मन में उठने वाले विचारों को लिखित रूप में लिखता है। ये गद्य की सबसे कठिन विधा मानी जाती है। गद्य को माना जाता है, अगर वो साहित्यकार के लिए सबसे मुश्किल है गद्य लिखना, तो गद्यकारों में भी निबंध लिखना सबसे मुश्किल है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल उसको गद्य की कसौटी मानते हैं। इसमें जो विषय का प्रतिपादन है वो एक निजीपन के साथ किया जाता है। एक बिखराव नहीं होना चाहिए, संबद्धता होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए। इसके साथ ही लेखक का अपना निजीपन उसमें दिखाई देता है, अपना व्यक्तित्व उसमें दिखाई देता है। भाषा शैली का बहुत निर्भर करता है निबंध, किस तरह की भाषा हम ले रहे हैं। चाहे हम संस्कृत लिस्ट लें, चाहे हम उर्दू लिस्ट लें, चाहे हम बोलचाल के निकट लें, कैसी भी लें, लेकिन उस भाषा को गठित जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही व्यास शैली में लिखें या समाज शैली में लिखें, भेद निबंध के इसके आधार पर भी किए जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, इसके आधार पे आगे हम चलें तो तारात्मक निबंध आते हैं, अलग-अलग कोटि के हैं। विषय प्रधान और विषयी प्रधान होते हैं, यानी जिसमें विषय प्रधान है या लेखक का अपना व्यक्तित्व प्रधान है। इसके आधार पे आलोचना की बात हम करते हैं, तो ये भी एक आधुनिक विधा है, जिसमें किसी भी कृति के गुण और दोषों का विवेचन हम करते हैं। केवल गुण और दोष नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पूरी तटस्थता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये काम होना चाहिए, और समालोचक को विद्वान होना, उस विषय का ज्ञाता होना आवश्यक है। आलोचना सैद्धांतिक आलोचना होती है, जिसमें हम किसी सिद्धांतों की आलोचना करते हैं, और व्यावहारिक आलोचना जिसमें हम सिद्धांतों के आधार पर किसी कृति या किसी और की आलोचना करते हैं। इसके साथ-साथ अब गौड़ विधाएँ होती हैं, जैसे रेखा चित्र और संस्मरण, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हूबहू शब्द चित्र खींचना इस तरह से कि पाठक के मन में वो एक पिक्चर जैसी एक चित्र सामने आ जाए। उसको हम कहते हैं रेखा चित्र। और किसी अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में जो घटना बीत चुकी है, उसको याद करके उसके बारे में लिखना संस्मरण कहलाता है। इस संस्मरण में ज़रूरी ये होता है कि लेखक का उस व्यक्ति के साथ या उस घटना के साथ अपना एक व्यक्तिगत संबंध हो। रेखा चित्र के लिए ज़रूरी नहीं होता।
कि उसका आपका व्यक्तिगत संबंध हो। रेखा चित्र भूत, भविष्य या वर्तमान तीनों का हो सकता है, लेकिन संस्मरण में हमेशा अतीत का ही होगा। आप याद करके ही चीज़ों को लिख रहे हैं। रेखा चित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व सामने नहीं आता, लेकिन संस्मरण में अपना व्यक्तित्व भी सामने आता है। इसके बाद महादेवी वर्मा का इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो रेखा चित्र और संस्मरण लिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं आत्मकथा और जीवनी पर। आत्मकथा यानी जब अपनी कथा लेखक खुद लिखता है, और जीवनी जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा एक जिसको हम नायक बना रहे हैं और उसके जीवन का पूरा विवरण क्रम से हम दे रहे हैं। जीवनी आत्मकथा लेखक को ध्यान ये रखना चाहिए, क्योंकि खुद के बारे में लिख रहा है, तो वो अपने प्रति पूर्वाग्रही ना हो, केवल अपने लिए अपने गुणों के बारे में ही ना लिखे, अपने दोषों के प्रति भी तटस्थ रहे और उनका भी वर्णन करे। और जीवनी लेखक, कई बार होता है कि हम उससे हमारा निकट संबंध होता है, और कई बार ऐसा होता है जब हमारा उससे निकट संबंध नहीं होता है, तो भी हम उसके बारे में लिखते हैं, तो हमें उसके बारे में सारी जानकारी अच्छे से लेनी चाहिए। उस समय की पुस्तकें, उसके बारे में लिखी गई, या उसकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तकें, जो उसके समय के संस्मरण हैं, या अगर हम कहीं जगह पे जा रहे हैं तो उसके बारे में जितने ऐतिहासिक तथ्य मिल सकते हैं, वो सारे हमें इकट्ठा करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है आत्मकथा और जीवनी दोनों में ही कि हम सारी घटनाओं का वर्णन करें। हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ ले सकते हैं, जिनके माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कोई मोड़ आ रहा हो, या उसके चरित्र की कोई जानकारी मिल रही हो। देखिए, प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है इन दोनों ही विधाओं में। बनारसी दास जी को, उनका जो अर्ध कथानक है, उसको हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आत्मकथा लिखी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। अमृत राय ने कलम का सिपाही जीवनी लिखी प्रेमचंद की। विष्णु प्रभाकर ने शेखर एक जीवनी आवारा मसीहा लिखी, जो उन्होंने शरद चंद्र पे लिखी हुई है। इस तरह से ये रचनाएँ आज भी चल रही हैं। बहुत तेज़ी से इन पर काम आगे बढ़ रहा है। यात्रा वृत्त इसके बाद, और रिपोर्टाज, ये 2 और विधाएँ हैं। यात्रा वृत्त जिसमें हम यात्रा में जो देखे गए स्थान हैं उनका वर्णन करते हैं, और रिपोर्टाज जो रिपोर्ट से बनता है, जिसमें हम तो साहित्यिकता का फुट लाते हैं। यानी कोई युद्ध है, महामारी है, अकाल है, ऐसी कोई विभीषिका है, और जिसका मतलब हमें केवल सूचना नहीं देना है। हम अखबार के लिए रिपोर्ट नहीं तैयार कर रहे। हम वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं इसलिए कि जिससे हम रिपोर्टाज को दे सकें। तो ये आपकी विधाएँ होती हैं। आज का हमारा ये पाठ्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।